हेलो एवरीवन। तो वापस से आप सबका वेलकम है। और आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम आज बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप वन एलिमेंट्स। एंड ग्रुप वन एलिमेंट्स में भी उनके बारे में किस चीज़ की केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो जो कंपाउंड्स बना रहे हैं उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो जैसे ग्रुप वन के अंदर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंशियम भी है। लेकिन फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर है, जिसकी वजह से इसकी स्टडी बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो हम सिर्फ लिथियम टू सीजियम तक के कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की। अब ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑक्साइड कब बनेंगे, जब मेटल्स जो हैं ग्रुप वन के वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। एंड हाइड्रोक्साइड कब बनेंगे, जब इनके मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल डायरेक्टली हमारे पास वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, राइट। अब ऑक्साइड से हमें ऐसा लग रहा है बेसिकली कि सिंपली बस मेटल एंड ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया और हमारे पास यहाँ पर ग्रुप वन के कंपाउंड्स मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पास यहाँ पर वेराइटीज मिलती हैं। वेराइटीज में बात करने का मतलब क्या है, जब हम लिथियम को एक्सेस ऑफ एयर के अंदर कंबशन करवाते हैं तो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लिथियम परऑक्साइड भी बनता है, राइट, Li2O2। सिमिलरली जब हम सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें सोडियम परऑक्साइड मिलेगा Na2O2, बट कुछ अमाउंट ऑफ हमें सोडियम सुपर ऑक्साइड भी मिलता है, राइट, NaO2। सिमिलरली अगर हम बाकी के एलिमेंट्स की बात करें लाइक पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो क्योंकि फ्रेंशियम तो हम स्टडी नहीं करने वाले, तो पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम की अगर हम बात करें तो इनको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें इनके सुपर ऑक्साइड्स मिलते हैं मेनली, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर अब इनके नेचर की बात करें सबसे पहले, तो जो हमारे पास लिथियम के ऑक्साइड हैं, सोडियम के परऑक्साइड या फिर लिथियम के भी परऑक्साइड्स हैं, यानी मैं बोलूँ कि ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स ये दोनों ही हमारे पास कलरलेस इन नेचर होते हैं। यानी अगर हम इनका कलर देखें तो हमें इनका कोई भी कलर नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स हमारे पास कलर्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सुपर ऑक्साइड्स में किस कलर में दिखेंगे, या तो हमें ये येलो इन कलर दिखेंगे या फिर हमें ये ऑरेंज इन कलर दिखेंगे। जनरली जब भी कलर की बात हो ना इनऑर्गेनिक में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राइट, एक कोई कंपाउंड है ए, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया एंड वो येलोइश ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है बी, तो बताओ कि फिर फर्दर उसका रिएक्शन कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें पता होगा कि भाई सुपर ऑक्साइड एंड सिर्फ कलरफुल होते हैं येलो और ऑरेंज, एंड ऑक्साइड और पेरोक्साइड कलरलेस होते हैं, तो हम इससे बहुत इजीली कोई भी रिएक्शन को टैकल कर सकते हैं। सिमिलरली अब इस सुपर ऑक्साइड को ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करूं तो सुपर ऑक्साइड क्या है, O2 देन -1 है ना। तो हमारे पास ये O2-1 जो है, अगर हम इसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता चलेगा कि जो पाई स्टार 2p ऑर्बिटल है इसके अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट। पाई स्टार 2p के अंदर यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एंड जब भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो तो हम ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, राइट। तो हमारे पास
ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है और ये कलरफुल भी है हमारे पास। देन अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे इसी में। तो हमारे पास नीचे जाने पर ध्यान से देखो तो जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन है वो जनरली कौन कर रहा है? वो हमारे पास पोटेशियम कर रहा है, रुबीडियम कर रहा है, सीजियम कर रहा है, सोडियम भी कर रहा था, लेकिन मेनली ये एलिमेंट जो है ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो इन तीनों का जो रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, वो कैसा है? लार्जर है। तो जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास ये कैसे हैं? ये लार्जर एनायन है, राइट। तो जो लार्जर एनायन होते हैं इनको स्टेबलाइज भी कौन कर सकता है? इनको स्टेबलाइज भी हमारे पास लार्जर केटायन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रही है, ताकि लेटस इफेक्ट हमारा ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से इनका स्टेबलाइजेशन मोर होता है। ऊपर जो हमारे पास एलिमेंट्स बैठे हुए हैं उनके अंदर क्या है? उनका रेडिया इनके कंपैरिजन में छोटा है, जिसकी वजह से ये लार्जर एनायन स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे, तो लेटस इफेक्ट वीक पड़ जाएगा और इसीलिए वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। देन अब ये जो ऑक्साइड्स थे हमारे पास, मैंने बोला था कि या तो ऑक्साइड्स या फिर मेटल डायरेक्टली हमारे पास अगर वाटर के साथ कंबाइन करते तो वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, राइट। अब हमारे पास हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो जैसा नॉर्मली रिएक्शन होता था कि मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, एंड जो भी हमारे पास, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 1 की। एंड ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को याद हो तो हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स, यानी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं, है ना। और स्ट्रॉन्ग एल्कली जहां पर भी हम बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते थे? जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। तो कंप्लीटली डिसोशिएट अगर हमारे पास हो रही है तो इसीलिए मैं इनको यहाँ पर डिसोशिएटेड फॉर्म में लिख रही हूँ। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी कि मेटल हाइड्रोक्साइड बन गए ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये मेटल हाइड्रोक्साइड फाइनली क्या हो रहा है? डिसोशिएट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको आयनिक फॉर्म में फुल्ली डिसोशिएट लिख रही हूँ। देन अगर मेरे पास मेटल के परऑक्साइड है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर सिमिलरली अपने मेटल आयंस एंड हाइड्रोक्साइड में तो डिसोशिएट होंगे ही, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या था? परऑक्साइड था, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होगी। तो एक तरह से इस रिएक्शन को ना हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। देन अगर हमारे पास मेटल का सुपर ऑक्साइड है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एंड अगेन मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड एंड प्लस ऊपर क्या था? हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी हमारे पास, ओके। देन हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो ऑक्साइड्स या फिर अभी हमने हाइड्रोक्साइड्स वगैरह की बात की है, तो यहाँ पर ये दोनों ही रिएक्शन जो है हमसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या फिर वो घुमा के भी हमसे पूछ सकते हैं। तो जिसमें भी पूछे बस हमें रिएक्शन पता होना चाहिए, बाकी तो हम नॉर्मली कर ही सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंपाउंड की, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, दैट इज हैलाइड्स। अब हैलाइड्स कब बनता था? हैलाइड हम तब बोलते हैं जब एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करें, एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स जैसे कि हैलोजेंस, राइट। तो हैलोजेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, और वो डायटोमिक होते हैं यानी X2, यानी मेटल प्लस X2, तो ये MX हमारे पास मेटल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम रिएक्शन बैलेंस करें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब सिमिलरली जितने भी हैलाइड होते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल NaCl का हम ले सकते हैं।
तो NaCl के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, हाँ जी, तो हम कहाँ थे, NaCl, जैसे कि हम जब भी कभी हैलाइड की बात आए ना तो NaCl को दिमाग में रखो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि हैलाइड फॉर्मेशन हो कैसे रही है। तो मैं मेटल को डायरेक्टली हैलोजन के साथ कंबाइन करूँ तो भी हमारे पास मेटल हैलाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अलावा जो हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट के कंपाउंड्स है, लाइक ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, या फिर हाइड्रोक्साइड्स हैं हमारे पास, या इनके जो कार्बोनेट्स हैं, तीनों में से कोई सा भी हम ले सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी कंपाउंड को अगर हम एक्वस हाइड्रोजन हैलिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, यानी HX के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो भी हमारे पास उनके रिस्पेक्टिव मेटल हैलाइड तैयार हो जाएंगे, राइट। अब जैसे मैंने बताया था कि NaCl को हमेशा दिमाग में रखो, तो NaCl हम सबने देखा हुआ है, वो कैसा है, हार्ड इन नेचर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है हमारे पास स्पेसिफिकली पूरा। तो हमारे पास यहाँ से NaCl से हम बाकी जितने भी मेटल हैलाइड्स हैं इन सब की ही प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं कि जितने भी मेटल हैलाइड होंगे हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स के, ये सारे ही कैसे हैं, हार्ड हैं। अब हार्ड है और आयनिक सॉलिड होते हैं, तो यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। सारे के सारे हमारे पास कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। देन ऊपर ही मैंने बताया कि ये कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसे हमारे पास 12th का फर्स्ट चैप्टर है भी, बट फिर भी मैं बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होना, यानी क्या बोलते हैं इसको, कि कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो बहुत दूर तक रिपीट होता है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ जनरल फीचर्स हो गए। अब जितने भी मेटल हैलाइड्स होंगे हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स के, इन सब की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है ये हमारे पास हाईली नेगेटिव है। केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने देखा होगा। तो हाईली नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है। एक्सोथर्मिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है, राइट, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इवॉल्व हो रही है एनर्जी। अब इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो रही है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी डेल्टा H नेगेटिव है, यानी रिएक्शन तो हमारे फेवर में हुआ, क्योंकि हमें ज्यादा पसंद है अगर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर हो। लेकिन यहाँ पर देखने की बात क्या होती है कि जो फ्लोराइड्स होते हैं, यानी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल फ्लोराइड्स, तो मेटल फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन एंथैल्पी बाकी हैलाइड से कंपैरिजन में लेस नेगेटिव होती है, राइट। एंड जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पर ये और भी लेस नेगेटिव होती चली जाएगी, क्लियर। तो हमारे पास इसका रीजन क्या है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि फ्लोरीन क्या है, छोटा सा एलिमेंट है ना, तो इसका साइज बहुत छोटा है। एंड डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्मॉलर आयनिक साइज ऑफ फ्लोराइड एंड लार्जर कैटायनिक साइज ऑफ सीजियम की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों में कंपैरिजन कर रही हूँ, तो ये इंटरैक्शन कैसी हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। एंड जितनी वीकर इंटरैक्शन उतनी लेस एनर्जी इवॉल्व होगी, है ना। और जब लेस एनर्जी इवॉल्व होगी तो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। यानी यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी होती है ना वो उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फॉर्मेशन एंथैल्पी नेट जो होगी वो हमारे पास लेस नेगेटिव होती जाएगी, होगी तो नेगेटिव ही लेकिन लेस नेगेटिव हो जाएगी। बट बाकी की कंडीशन में अगर मैं बात करूं, यानी फॉर क्लोराइड्स अगर हम देखें, या फिर ब्रोमाइड्स बोले, या फिर हमारे पास जो थर्ड मेंबर है आयोडाइड्स, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं, राइट। यानी इनके अंदर हमारे पास ये नीचे जाने पर इंक्रीज होती चली जाएगी, कि इंटरैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा हमारे पास, ओके। देन
अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे इसी में। तो अगर मैं बात करूं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो मेटल हैलाइड्स है इनका शार्प होता है अच्छा खासा, तो बट इनका ऑर्डर भी तो होता होगा कुछ ना कुछ। तो हमारे पास फॉर अ गिवन मेटल, किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोराइड्स का मैक्सिमम, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग अगर हम देखें समझने की बात करें, या फिर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्मॉलर साइज के कारण, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी फ्लोराइड्स में इसलिए, एंड डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्डिंग डिक्रीज होती चली जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसीलिए सबसे कम होगा आयोडाइड का एंड सबसे ज्यादा होगा फ्लोराइड का। ओके, देन हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जितने भी हमारे पास मेटल हैलाइड्स हैं सारे के सारे आयनिक इन नेचर हैं, तो यानी पोलर है। तो जो पोलर सॉल्वेंट है वहां पर तो ये सॉल्युबल होते ही हैं हमारे पास, राइट, क्योंकि हमें पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट। बट यहाँ पर हमें दो चीजों को देखना है स्पेसिफिकली। पहला है लिथियम फ्लोराइड एंड दूसरा है सीजियम आयोडाइड। जो लिथियम फ्लोराइड है तो इसके अंदर ध्यान से देखो हमारे पास कि लिथियम आयन, और लिथियम आयन की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी वो क्या थी, बहुत हाई थी, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि लिथियम फ्लोराइड मैक्सिमम सॉल्युबल होता है हमारे पास वाटर में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हमारे पास लेस सॉल्युबल इन वाटर है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब भाई हाई, हम जो ना क्वेश्चन से घुमाकर बोल सकते हैं कि लिथियम हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी, फिर भी वो लेस सॉल्युबल इन वाटर है, या फिर उसकी वाटर की सॉल्युबिलिटी पर कमेंट करो। तो हमारे पास ये लेस सॉल्युबल इन वाटर किस खुशी में, तो इसका रीजन हमारे पास क्या है, लिथियम और फ्लोराइड की फॉर्मेशन। यानी लिथियम और फ्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है लिथियम फ्लोराइड का, इसकी जो लेटेस्ट एंथैल्पी है हमारे पास वही क्या है, मैक्सिमम होती है। अब भाई जिसको फॉर्म होने में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो रही हो, क्या वो इजीली टूटना चाहेगा, नहीं ना। तो ऑफकोर्स की बात है, तो इसकी हमेशा मैक्सिमम लेटेस्ट एंथैल्पी होने की वजह से कंपाउंड टूटना नहीं चाहता, और इसीलिए ये वाटर में लेस सॉल्युबल हो जाता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर इसका रीजन। देन आता है हमारे पास दूसरा रीजन, सीजियम आयोडाइड। अब सीजियम आयोडाइड क्यों भाई लेस सॉल्युबल है मेरे पास, इसकी क्यों लो सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि हमें पता है सीजियम जो है, सीजियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होगी, बहुत ही लो होती है। तो भाई हमारे पास इस रीजन के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लेटेस्ट एंथैल्पी का फैक्टर नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी से हम सबको जज कर लें। तो लिथियम फ्लोराइड के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, मैक्सिमम लेटेस्ट एंथैल्पी, इसीलिए इसका लेस सॉल्युबिलिटी है वाटर में। एंड सीजियम आयोडाइड में क्या है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ही लो है, इसीलिए ये लेस सॉल्युबल है हमारे पास। क्लियर, सीजियम की या फिर आयोडाइड आयन के लिए भी हम बोल सकते हैं कि इसकी भी हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारे पास लो होती है, इसीलिए ये लेस सॉल्युबल एंथैल्पी। ओके, देन बाकी जितने भी हैलाइड्स हैं हमारे पास लिथियम के, अदर हैलाइड्स, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो आयोडाइड हो, ब्रोमाइड हो, इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एथेनॉल में, यानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, एसीटोन में या फिर इथाइल एसिटिक, इनमें भी सॉल्युबल होते हैं। अब इनमें सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, तो वो है हमारे पास लिथियम की हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी। और उसकी वजह से क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी जिस केटाइन की जितनी ज्यादा, उसके अंदर उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, यानी पोलैरिटी डिक्रीज होने लग जाएगी, और उस रीजन की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लग जाएगा, यानी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी,
उसकी वजह से सॉल्यूबल होने लग जाएंगे, सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम आते हैं थर्ड कैटेगरी कंपाउंड की, और वो है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट। क्लियर, यानी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सो एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद जो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए ना सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। बहुत बच्चों को 12th तक में ये नहीं पता होता कि ऑक्सो एसिड्स किसको बोलते हैं। तो हमारे पास ऑक्सो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें जो, क्योंकि एसिड है तो इतनी चीज क्लियर है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, है ना, H+ आयन। अब जो ऑक्सो एसिड्स होंगे उनमें जो आयनाइजेबल H+ आयन है, यानी जो प्रोटॉन है, ये किसके साथ अटैच होता है, अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम। क्लियर, यानी इनके पास ऑक्सो एसिड्स के पास कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप, बट ये बेस नहीं होते। लाइक हम समझ सकते हैं H2SO4। H2SO4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके अंदर ध्यान से देखो, हमारे पास ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये, तो हमारे पास H2SO4 ना, हम इस H2SO4 को डाई बेसिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्लियर, डाई बेसिक एसिड बोलने का मतलब क्या है, इसके पास ये दो दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन है ये H+ की फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो उस H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाने के कारण हमारे पास H2SO4 दो H+ आयन डोनेट कर रहा है, इसीलिए डायबेसिक इन नेचर है। और यहाँ पर जो H+ आयन प्रेजेंट है वो किसके साथ है, इस ऑक्सीजन एटम के साथ है, डायरेक्टली एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। तो इसीलिए इन इस टाइप के एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। लाइक HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, H2SO4 तो हो ही गए हमारे पास। देन उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, H2SO3 हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑक्सो एसिड। H2CO3 होगी, ये सारे हमारे पास क्या, ऑक्सो एसिड्स है, राइट। तो अब ऑक्सो एसिड्स के साथ जब हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो हम मेनली यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कार्बोनेट्स की एंड सल्फेट्स की। सल्फेट की भी जनरली हम ग्रुप 1 में बात नहीं करते, बट फिर भी कार्बोनेट एंड सल्फेट दो मेन टाइप के हमारे पास हैं। अगर वो किसी कार्बोनिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे, कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनेट्स फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड अगर वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो वो सल्फेट की फॉर्मेशन करेंगे हमारे पास, तो सल्फेट की हम प्रॉपर्टी स्टडी कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे, अभी यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी मेटल्स हैं अल्कली मेटल्स वो सारे ही हमारे पास ऑक्सो एसिड्स के साथ कंबाइन करके ऑक्सो एसिड्स सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, अब ये जितने भी हमारे पास ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट होते हैं, मैं एग्जांपल दे देती हूँ कुछ। लाइक मैंने बोला NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4, इसके अलावा NaHPO4 फॉस्फेट के साथ भी हो सकता है हमारे पास कंबाइन। तो ये सारे में कुछ सोडियम के कुछ एग्जांपल हैं, जरूरी नहीं कि सोडियम में बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये सॉल्ट फॉर्मेशन हुए ये सारे के सारे जनरली थर्मली स्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होंगे हीटिंग करने पर। देन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी कि ये हमारे पास सोल्यूबल होते हैं वाटर में, तो आराम से डिजोल्व भी हो जाते हैं, कोई ऐसी झंझट भी नहीं होती। देन अब हमारे पास कार्बोनेट भी बना सॉल्ट में और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बना, है ना। लेकिन जो कार्बोनेट एंटी इनिंग पे जनरली क्वेश्चन आता है,
तो जो कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों ही थर्मली स्टेबल है, जैसे मैंने ऊपर बोला था हीट स्टेबल होते हैं, बट जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये मोर हीट स्टेबल है, यानी अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन करना हो तो ये ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं हमारे पास। क्लियर इतनी चीज। देन अब जैसा कि मैंने बोला कि ये सारे के सारे थर्मली स्टेबल हैं, बट इनकी स्टेबिलिटी का कुछ ऑर्डर भी होता होगा हमारे पास, है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी टू हीट इंक्रीज होती जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है हमारे पास, क्योंकि हीट लायबल स्टेबिलिटी जो है हमारे पास वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन, तो इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, नीचे जाने पर इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3, ये हमारे पास हीट स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल टू हीट। क्लियर। तो लिथियम कार्बोनेट हीट पर स्टेबल नहीं होते, ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है रीजन क्या है कि भाई लिथियम जो है, लिथियम आयन जो बना, इसका क्या है हमारे पास, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, अभी अभी हमने पीछे बात की है, मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी है। तो बहुत ज्यादा हाई पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो कार्बोनेट आयन बना है उसको पोलराइज कर देगा। तो यहाँ पर कार्बोनेट आयन को पोलराइज करके ये आराम से हमारे पास CO2 इवॉल्व कर देता है। तो बचा क्या मेरे पास, Li2। तो यानी जो लिथियम कार्बोनेट है, इनकी अगर मैं हीटिंग करूं तो ये तुरंत डिसोशिएट हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन बाकी जितने भी कार्बोनेट है उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास। क्लियर। तो भाई जब इनके लिथियम कार्बोनेट हमने बनाए एंड वो इतने बुरी तरह से टूट गए एंड CO2 इवॉल्व कर दी, तो यहाँ पर इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट की स्टेबिलिटी पर भी मत ज्यादा सोचो, बट इनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ये हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, यानी यहाँ से समझ सकते हैं हम कि भाई सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, सॉलिड फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट। ये लिथियम का अगर हमसे अनैमलस प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो उसके अंदर भी हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ओके, देन हम आते हैं, ये तीन हमारे पास कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हम बात करेंगे अनैमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, अनैमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। इससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कुछ चीजें। हम जितने भी ग्रुप्स पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर ना एक चीज क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें पता है 1 to 7 तक पीरियड होते हैं, है ना, जिसके अंदर ये मैंने एक रफ सा इमेज बनाया है पीरियोडिक टेबल का। ये हमारे पास एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, यानी एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप 18 में पहला मेंबर हीलियम एंड हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है तो इसलिए इसको मैं बीच में बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पीरियड, देन ये सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के मेंबर, सेकंड पीरियड की 13th 14th 15th 16th 17th एंड 18th। ओके, तो जितने भी एस ब्लॉक भी ध्यान से देखो तो ग्रुप 1 बोलो या ग्रुप 2 बोलो, दोनों ही ग्रुप का फर्स्ट फर्स्ट मेंबर कौन से पीरियड में बिलोंग कर,
सेकंड पीरियड में। एंड पी ब्लॉक में भी अगर मैं बात करूँ तो 13 से लेकर 18 तक, एक्सेप्ट 18 क्योंकि हीलियम फर्स्ट नंबर है इसका, बट 13 टू 17 जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है? सेकंड पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं। तो जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, या फिर हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर होगा ईच ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ये हमेशा ही हमें अपने पूरे रिस्पेक्टिव ग्रुप से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो इन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो कर जो करते हैं हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनका अनैमलस बिहेवियर, अनैमलस बिहेवियर। अब रीजन क्या है, तो ध्यान से देखो, तो डाउन द ग्रुप जाने पर हर बार न्यू प्रिंसिपल शेल ऐड होगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, यानी जो पहला मेंबर है उसका साइज पूरे रिस्पेक्टिव ग्रुप में क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। एंड दूसरा, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है ना, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो भाई मेटल हो चाहे नॉन मेटल, उसको फर्क नहीं पड़ता, पहला मेंबर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, यानी जो फर्स्ट मेंबर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, मैक्सिमम है, हाई है। तो इन दो रीजंस के कारण हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज डिफर हो जाती है, जिसके कारण ये अनैमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अनैमलस प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, देन डायगोनल प्रॉपर्टीज भी आएंगी हमारे पास। ओके, सबसे पहला है हमारे पास कि लिथियम, जितने भी हमने बाकी एलिमेंट्स की बात की, जब हम स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तब हमने बोला था कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे हमारे पास कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स है, इनको हम नाइफ से काट भी सकते हैं इजीली, है ना। बट और सीजियम वगैरह की इतना बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से वो इजीली हमारे अगर हम हाथों पे रखें तो भी वो पिघल जाते हैं ना, मेल्ट हो जाते हैं उतनी उतनी सी हीट से। तो लिथियम जो है इन सब में एक्सेप्शनल बिहेवियर का शो करता है कि लिथियम इन सब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्डर होता है। अब हार्डर है बहुत ज्यादा, यानी कॉमन सेंस की बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वो भी क्या होगा, हायर होगा बाकी के एल्कली मेटल्स के मुकाबले। बाकी एल्कली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है, बट लिथियम का हायर होता है इनसे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा, हमारे पास लिथियम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी की। तो लिथियम की रिएक्टिविटी तो लीस्ट है, हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है इसकी, क्योंकि छोटा साइज है, बहुत ही स्मॉल साइज है इसीलिए। लेकिन ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पूरे अपने ग्रुप में। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस करेगा बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में जो मेजर फैक्टर है वो किसका है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम है, जिसकी वजह से इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम है। तो यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से वैसे हम तीसरी प्रॉपर्टीज को भी हम बोल सकते हैं कि लिथियम को जब हम एयर के अंदर कंबशन करवाते हैं तो हमारे पास ये लिथियम ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, बट साथ में एयर के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन से कंबाइन करके ये लिथियम नाइट्राइड भी बना लेता है। बट जो बाकी के अल्कली एलिमेंट्स हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, ये हमारे पास एयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपने ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, कभी भी नाइट्राइड फॉर्मेशन नहीं करते। ओके, देन अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लिथियम की हैलाइड, जनरली लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड डेलिक्विसेंट इन नेचर होता है। डेलिक्विसेंट इन नेचर का मतलब क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है।
मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, बाकी कोई भी एल्कली मेटल्स ऐसा नहीं करते। तो लिथियम डेलिकेसेंट नेचर शो करता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है एंड फिर ये हाइड्रेट फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइन हाइड्रेट, है ना। तो हमारे पास इसे क्रिस्टल पर हम बात करें तो कैसे होते हैं, LiCl.2H2। ये एक लिथियम क्लोराइड दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेता है, बट बाकी जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो कभी भी हमारे पास हाइड्रेट क्रिस्टल फॉर्म नहीं करते, राइट। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी अभी वैसे हम ये पढ़ के हटे हैं कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट, सॉलिड फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। बट जो हमारे पास दूसरे हैं लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए, ये अच्छे खासे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिथियम जो है हमारे पास कभी भी जितने भी बाकी एल्कली मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, वो नाइट्रेट फॉर्मेशन, सपोज पहले मैं लिथियम का ही चलो एग्जांपल लिख देती हूँ। ओके, तो लिथियम के जो नाइट्रेट है हमारे पास, इनको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, ये लिथियम ऑक्साइड में टूटेगा एंड NO2 गैस विद ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, क्लियर। बट बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक मैं सोडियम नाइट्रेट की बात करूं, पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूं, अगर हम उनको हीट करते हैं तो ये अपने नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी भी NO2 गैस इवॉल्व नहीं करते। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको पक्का पक्का दिमाग में रखना कि लिथियम के नाइट्राइट हीटिंग करने पर टूट जाते हैं, लिथियम ऑक्साइड एंड नाइट्रेट NO2 गैस देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड जो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम या फिर बाकी जितने भी एल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, उन सबके जो नाइट्रेट होंगे वो हीटिंग करने पर अपने नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, NO2 गैस इवॉल्व नहीं करते। एंड देन कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे थे हम, सिक्स्थ हो गई थी हमारी। देन सेवंथ प्रॉपर्टी, हमारे पास लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड, ये बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर। जैसे लिथियम फ्लोराइड को तो अभी अभी हम देख कर हटे हैं, है ना, कि लिथियम फ्लोराइड की हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये हमारे पास वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाते। एंड लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, ये क्या है, तो लिथियम बाकी अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स क्या करता है, कोई इथेनाइड फॉर्मेशन नहीं करता इथाइन के साथ, इथाइन के साथ इथाइनाइड फॉर्मेशन, ये ऑर्गेनिक के अंदर हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं। तो लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स forms no ethanide on reaction with इथाइन सॉरी, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं होगा। बट बाकी के जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास, मेटल्स प्लस इथाइन, वो इथाइनाइड फॉर्मेशन करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं सोडियम की एंड यहाँ पर मैं बोलूं इथाइन है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन होगा CH3Na, ये इस तरह से। ये रिएक्शन ना हम जब NaNH2 के साथ यूज करते हैं, सोडियम अमाइड के साथ, अमाइन के साथ यूज करते हैं रिएक्शन, जब हम ऑर्गेनिक करेंगे अभी तो हम देख लेंगे रिएक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थे हमारे पास लिथियम के कुछ अनैमलस प्रॉपर्टीज, राइट। अब हमारे पास लिथियम जो है, क्योंकि पहला ही मेंबर है तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि हमें पता है डायगोनल क्या होता है,
जो इस तरह से एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मैच करते, ये हम डायगोनल बोलते हैं। स्क्वायर फॉर्मेशन है तो स्क्वायर का डायगोनल, क्यूब का डायगोनल। सिमिलरली हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है तो उसका फर्स्ट मेंबर दूसरे ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करता है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। अब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, अगर मैं इन दोनों के एलिमेंट्स को लिखूं ढंग से तो हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर क्या क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। फ्रेंचियम नहीं भी लिखूंगी तो भी चलेगा। और यहाँ पर क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ग्रुप 1 का फर्स्ट मेंबर क्या है? लिथियम। एंड ग्रुप 2 का सेकंड नंबर क्या है? मैग्नीशियम। यानी लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। सिमिलरली बेरिलियम फिर ग्रुप 13 के अंदर जो एल्यूमिनियम होगा उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, है ना। तो यानी हमारे पास लिथियम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करेंगी, तो इसी डायगोनल रिलेशनशिप को हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सिमिलर प्रॉपर्टीज है या फिर सिमिलैरिटीज है बिटवीन किसमें? लिथियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज के अंदर, है ना। तो हमारे पास अब भाई ये सिमिलैरिटी लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में किस रीजन से आ रही है? तो उसका मेन रीजन हमारे पास हो सकता है कि इनका सिमिलर साइज। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जो लिथियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होते हैं वो हमेशा हमारे पास सिमिलैरिटी शो करते हैं, बोथ एटॉमिक भी और आयनिक रेडियाई भी। तो इस रीजन की वजह से लिथियम और मैग्नीशियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपस में सेम होती है। तो छोटा सा ही टॉपिक है हमारे पास, तो इसको भी हम खत्म ही कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अभी अभी हम लिथियम में जो पढ़कर हटे थे कि लिथियम हार्डर होता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही अपने अपने ग्रुप में कैसे हैं? हार्डर है। क्लियर। उसके अलावा लाइटर भी है। अब जरूरी तो नहीं कि कोई हार्ड है तो वो लाइट नहीं हो सकता, तो हार्डर है और लाइटर है अपने पूरे पीरियोडिक, अपने सॉरी पूरे ग्रुप के अंदर, पूरे पीरियोडिक टेबल नहीं, पूरे ग्रुप के अंदर। देन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लिथियम भी एंड मैग्नीशियम भी दोनों ही वाटर के साथ स्लो रिएक्शन करते हैं। पीछे हमने बात की होगी कि जो लिथियम होता है, जैसे बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ही विगरस होता है, बट लिथियम का जो रिएक्शन होता है विद वाटर वो लेस विगरस इन नेचर होता है। तो मैग्नीशियम जो है इसका भी वाटर के साथ रिएक्शन लेस विगरस होता है, तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दोनों ही वाटर के साथ स्लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। ओके। देन जो इनके ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो अभी अभी हम लिथियम में बात करके हटे थे कि लिथियम के ऑक्साइड्स एंड लिथियम फ्लोराइड लेस सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो सिमिलरली जो लिथियम मैग्नीशियम दोनों ही ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैसे हैं? लेस सोल्यूबल इन वाटर है हमारे पास। ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने बात की कि लिथियम के अंदर जब हम एयर के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करेगा एंड नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन करेगा, एंड ऑक्सीजन से कंबाइन करके अपने ऑक्साइड, नाइट्रोजन से कंबाइन करके अपने नाइट्राइड फॉर्म कर देगा। तो डिट्टो सेम रिएक्शन मैग्नीशियम भी शो करता है। मैग्नीशियम भी एयर के अंदर ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगा और नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करेगा एंड अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देते हैं। ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों को ही जब हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो वो उनके साथ कंबाइन करके सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करते। सोडियम से मतलब सुपर ऑक्साइड शुरू हो रहे थे बट लिथियम तो नहीं बना रहे थे। तो सिमिलरली मैग्नीशियम जो है ये भी अगर मैं इनको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे भी दूं
तो भी हमारे पास ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टेबलाइज ही नहीं होंगे। सुपर ऑक्साइड को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? लार्जर कैटायन चाहिए, बट इनका साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से ये सुपर ऑक्साइड को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। ओके, कितनी प्रॉपर्टीज हो चुकी थी हमारी? 5 ना। ठीक है, देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब जो हमारे पास लिथियम के कार्बोनेट हैं Li2CO3 एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं MgCO3, दोनों के ही कार्बोनेट को जब हम हीटिंग करेंगे तो पहली चीज की हीटिंग के लिए स्टेबल नहीं है ज्यादा, है ना, तो हीटिंग करते टूट जाएंगे। हीटिंग करने पर टूटेंगे किसमें? तो अपने अपने ऑक्साइड में, लिथियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्लस CO2 गैस इवॉल्व कर देते हैं। एंड दोनों के ही हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। सोडियम सॉलिड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म ही नहीं होते हमारे पास, डू नॉट फॉर्म। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारे पास लिथियम के भी क्लोराइड एंड मैग्नीशियम के भी क्लोराइड, दोनों के ही क्लोराइड जो है ये हमारे पास इथेनॉल में सोल्यूबल होते हैं। रीजन मैंने बताया था, पोलैरिटी कम हो जाती है हमारे पास, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। सिमिलरली लिथियम के भी क्लोराइड, वैसे लिथियम के हेलाइड से जनरली, फिर भी, एंड मैग्नीशियम के भी, तो ये इन दोनों के ही क्लोराइड जो है हमारे पास कैसे नेचर के? डेलिक्वेसेंट नेचर के होते हैं। डेलिक्वेसेंट नेचर का मतलब अभी बताया था मैंने, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेंगे एंड मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के बाद ये क्रिस्टलाइन, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन फॉर्म करते हैं, यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन, वाटर जो होगा वो हाइड्रेट फॉर्म में इनके पास प्रेजेंट है। यानी लिथियम के अंदर में कहता है LiCl.2H2, दो क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है। सिमिलरली मैग्नीशियम में MgCl2.8H2O, 8 क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इन दोनों में सिमिलैरिटी शो करते हैं। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, मैसेज पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी। तो मैं कोशिश करूंगी उनको सॉल्व करने की। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।